हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। एक वीडियो इसके पहले आ चुकी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है? यानी कि इसमें जो भी परिवर्तन दिखाए गए हैं उनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है वह बताने हैं। पहले में लिखा है दूध में चीनी मिलाना, दूसरा है दूध से दही जमाना, तीसरा है दूध से पनीर बनाना, और चौथा है दही से लस्सी बनाना। सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछे गए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हों, तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो आपको याद रखना है, यदि नया पदार्थ बन रहा है तो समझ जाइए कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे उसकी आकृति में, आकार में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछे गए हैं। तो दूध में चीनी का मिलाना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। दूध से दही जमाना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। दूध से पनीर का बनना, इसमें भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दही से लस्सी बनाना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक रूप बदल रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय पूछा गया है, पहला और दूसरा, यानी कि पहला दूसरा नहीं, सॉरी, दूसरा और तीसरा। बी विकल्प इसमें सही है। दूसरा वाला रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? यानी सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा पूछा गया है। पहला विकल्प है ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है फ्लीस यानी कर्तित ऊन, और चौथा है जूट। तो सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है रेशम, बी विकल्प इसमें सही है। तंतु जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, अर्धसंश्लिष्ट और संश्लिष्ट। प्राकृतिक में वे आते हैं जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रेशम, जूट, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक हैं। अर्धसंश्लिष्ट क्या होते हैं? जो रासायनिक संशोधनों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तंतु से प्राप्त होते हैं, तो ये कहलाते हैं अर्धसंश्लिष्ट। और संश्लिष्ट क्या होते हैं? जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी क्या है? ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। रेशम जो है ये सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतुओं में से एक है, तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट यानी कृत्रिम सूचक है? पहला विकल्प है हल्दी का घोल, दूसरा है लिटमस का घोल, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज का घोल, और चौथा है चाइना रोज का घोल। तो इसमें संश्लिष्ट यानी कृत्रिम सूचक पूछा गया है, तो मिथाइल ऑरेंज का घोल, सी विकल्प इसमें सही है। ये जो तीन विकल्प और लिखे हुए हैं ये प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि मिथाइल ऑरेंज का घोल एक कृत्रिम सूचक है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न से पहले आपको ये भी जानना आवश्यक है कि सूचक होते क्या हैं। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। तो इसकी जांच करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, आदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। आदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा। पहला विकल्प है साधारण नमक, दूसरा है ग्लूकोज का घोल, तीसरा है बेकिंग सोडा का घोल और चौथा है नींबू का रस। तो चुकंदर का रस जो है एक पीएच सूचक होता है। सूचक क्या होते हैं ये अभी बता दिया। तो आदिति ने अपना संदेश बेकिंग सोडा के घोल से लिखा होगा। जब चुकंदर का रस उस पर मला जाएगा तो क्या होगा कि यह बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा और वह जो संदेश है गहरे लाल रंग में दिखने लगेगा। इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समरूप जुड़वा का जन्म होता है। पहला विकल्प है अलैंगिक प्रजनन से, दूसरा है 2 अंडों के निषेचन से, तीसरा है एक अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से और चौथा है एक अंडे का निषेचन 1 शुक्राणु से। तो प्रश्न में समरूप यानी जुड़वा का जन्म कैसे होता है ये पूछा गया है। तो एक अंडे का निषेचन 1 शुक्राणु से, डी विकल्प इसमें सही है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक विकास चरणों के दौरान निषेचित अंडा जो कि युग्मनज है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसलिए अंडे का निषेचन यौन प्रजनन है, लेकिन एक बार भ्रूण बनने के बाद यह आधे 2 समान भ्रूणों में विभाजित हो जाता है। इसीलिए जो समरूप या जुड़वा होते हैं एक जैसे दिखाई देते हैं, डी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। पहला विकल्प है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, दूसरा है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, तीसरा है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकिरक है और चौथा है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, बी विकल्प इसमें सही है। इसीलिए जो धातु का हैंडल है वह प्लास्टिक के हैंडल की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। कारण दिया गया है मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। विकल्प ये लिखे हुए हैं तो आपको बताना है। तो पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है, यानी कि ये सुनाई नहीं देती हैं, ये सही है। और कारण दिया गया है कि मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये भी सही है। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है। तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एनसीईआरटी जब पढ़ाई है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो में मैंने टाइटल डाल दिया है, यानी लेसन का नाम डाल दिया है। तो आपको जो भी पढ़ना हो आप लोग वीडियो में ऊपर देख सकते हैं, थंबनेल में ही मैंने उसमें टाइटल डाल दिया है। जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो मैंने उसमें डाल दिया है, आप लोग
वही वीडियो निकाल कर पढ़ सकते हैं। डिटेल में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और उसमें उदाहरण भी कई बताए हैं। तो चलिए इस प्रश्न के विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है यह तड़ित यानी बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। दूसरा है यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। तीसरा है बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। और चौथा है यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। तो किसी इमारत में तड़ित चालक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बिजली जो है इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को भूमि में संवाहित कर देता है। सी विकल्प इसमें सही है। जो आवेश होता है यह भूमि में उसे संवाहित कर देता है, इसीलिए इमारत में तड़ित चालक लगाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी इमारत के शीर्ष पर धातु की एक छड़ को भवन की सुरक्षा के लिए मोटे तार की सहायता से विद्युत रूप से जमीन से जोड़ा जाता है। तो यदि बिजली प्राकृतिक जो बिजली होती है तड़ित कहते हैं जिसे, तो ये बिजली अगर इमारत पर गिरती है तो वह चालक से टकराती है और इमारत से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में चली जाती है। तो इसीलिए इमारत में तड़ित चालक लगाए जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हों तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम या संश्लेषित रेशे, पहला विकल्प है जलने पर राख बन जाते हैं, दूसरा है जलने पर पिघल कर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, तीसरा है लपटों के साथ जलते हैं और चौथा है जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। तो जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े होते हैं ये जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। डी विकल्प इसमें सही है। इसीलिए इनके आग में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है। पहला है वायु जल लकड़ी, दूसरा है लकड़ी नमक रेत, तीसरा है नमक रेत जल और चौथा है लकड़ी वायु रेत। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि मिश्रण क्या होता है। तो जब एक से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक किसी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वह कहलाता है मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, समान अनुपात में दो पदार्थ मिलाए जाते हैं और विषमांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका अनुपात समान नहीं होता है। तो ये मिश्रण के दो प्रकार हैं। इसमें जो मिश्रण है वह बताने हैं। तो इसमें वायु जल लकड़ी, तो जल इसमें मिश्रण नहीं है, इसीलिए पहला गलत हो गया। लकड़ी नमक रेत, इसमें जो नमक है वह मिश्रण नहीं है, ये आयनिक यौगिक है, इसीलिए बी विकल्प भी गलत हो गया। इसमें भी नमक है इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें जल भी है इसीलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन लकड़ी वायु और रेत ये तीनों ही मिश्रण हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितनी दी गई है 360 मीटर। समय कितना दिया गया है 2 मिनट, लेकिन ये मीटर में है तो इसे सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड। तो 360 बटे में 120, ये इससे 3 बार कट जाएगा, यानी कि चाल कितनी हो गई 3 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको
ध्यान से समझ लीजिए। चाल बराबर याद रखिए दूरी बटे में समय। इसी से आपका यदि दूरी पूछी जाती है तो इसी से निकल आएगी, समय पूछा जाता है तो भी इसी से निकल आएगी। इसमें चाल पूछी गई थी तो सीधा सीधा इसमें 360 में मिनट जो यानी समय से भाग देना था, समय मिनट में था तो इसलिए इनको सेकंड में बना लिया और भाग दे दिया। 3 इसमें आंसर आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल प्रश्न उठाया गया है और जब मैंने ये पढ़ाया है तो उसमें बताया भी था, चित्र सहित उसमें बताया गया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आपको याद होगा। पहला विकल्प है अधिकांशतः मध्य भाग में, दूसरा है केवल मध्य भाग में, तीसरा है सभी जगह समान रूप से और चौथा है अधिकांशतः दोनों किनारों पर। तो यदि छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के समीप लाएं तो जो लोहे का बुरादा है अधिकांशतः दोनों किनारों पर चिपकेगा। डी विकल्प इसमें सही है क्योंकि चुंबक की जो शक्ति होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और बीच में कम होती है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तो ये किनारों पर अधिक चिपकेगा। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करता है। वायु, जल, लोहे की छड़ और निर्वात। ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। तो ध्वनि की जो तरंगें होती हैं ये यांत्रिक होती हैं और इसलिए उन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी, तो न्यूनतम होगी वायु में और अधिकतम होगी लोहे की छड़ में, यानी कि पहला और तीसरा सी विकल्प इसमें सही होगा। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है और इस निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि। अगला प्रश्न है कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया। पहला विकल्प है पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, दूसरा है तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तीसरा है तने पर मोम की एक मोटी परत होती है और चौथा है जड़ें सतह के समीप होती हैं। तो कैक्टस जो है एक मरुस्थलीय पौधा है, तो इसने अपने आप को कैसे परिवर्तित किया ये पूछा गया है। तो पत्तियां इसकी कांटों के रूप में होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है और तने पर मोम की एक मोटी परत होती है। 1, 2, 3 यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अब चौथे में लिखा है कि जड़ें सतह के समीप होती हैं, तो ये गलत है। मरुस्थलीय इलाके का पौधा है, इसकी जड़ें लंबी होती हैं यानी गहराई तक जाती हैं, ये सतह के समीप नहीं होती हैं, इसीलिए चौथा गलत है। 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है। पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सल्फर और चौथा है मैग्नीशियम। तो प्रश्न में कहा गया है कि कोई तत्व है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बनाता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस प्रश्न में जो आधिकारिक कुंजी आई थी, आंसर कुंजी, उसमें मैग्नीशियम माना गया था, लेकिन इसमें कैल्शियम भी हो सकता है। तो आंसर की के अनुसार इसमें डी विकल्प सही है, मैग्नीशियम। और यदि आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको कैल्शियम भी इसमें सही लगेगा, तो इसमें डी विकल्प आंसर की में माना गया था, तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करिए।
इस तरफ दिए गए हैं, इसमें मिलान करना है कौन सा जोड़ कहाँ पर पाया जाता है। तो क्रिकेट की गेंद फेंकना, तो इसे मिलाएंगे चौथे से। गेंद और उलूखल संधि, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके पहले वाली वीडियो में भी ऐसा प्रश्न आया था तो मैंने उसमें बताया था। सिर को बाईं या दाईं घुमाना, बी वाले को मिलाएंगे पहले से। धुराग्र संधि, कोहिनी की गति, इसे मिलाएंगे दूसरे से। कोर संधि और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, ये अचल संधि, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो ये समझ लीजिए जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये घूर्णन गति में मदद करता है और एक अस्थि दूसरी अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है और ये कंधे में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अचल संधि जिसे फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, तो ये पाई जाती है ऊपरी जबड़े में। यहाँ लिखा हुआ है हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, तो ये अचल संधि होती है, ये ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। कोर संधि कहाँ पाई जाती है, जिसे हिंज जॉइंट कहते हैं, तो ये दरवाजे में कब्जे की तरीके से होती है और केवल आगे पीछे गति करने की अनुमति देती है। ये कहाँ पाई जाती है, कोहनी में, घुटने में, तो ये सिर्फ हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये हिंज संधि के उदाहरण हैं। धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है, तो यह गर्दन में पाई जाती है और यह आगे पीछे गति करने की अनुमति देती है, यानी गर्दन को आगे पीछे आराम से कर सकते हैं, तो यहाँ धुराग्र संधि पाई जाती है। तो आज की वीडियो में कुल 16 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की वीडियो भी देख लीजिए, मैंने सभी 2012 से लेकर 24 तक यानी 12 साल के जो भी ऑफलाइन वाले पेपर थे उनको मैंने उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा दिया है। ऑनलाइन वाले पेपर भी कराए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग सभी वीडियो वहाँ पर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।